जय हिंद बच्चों। आज के क्लास में हम लोग मौर्य प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारतीय इतिहास का या भारत के इतिहास का पहला साम्राज्य था। इस साम्राज्य की स्थापना, इस साम्राज्य की नींव 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली थी। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इस वंश के अन्य प्रमुख शासक बिंदुसार और अशोक थे। तो भारत का जो पहला साम्राज्य था, भारतीय इतिहास का जो प्रथम साम्राज्य था, उस साम्राज्य की शासन व्यवस्था कैसी थी, किस प्रकार से वहां के शासन व्यवस्था को चलाया जाता था, इसके बारे में जानने की जिज्ञासा हम सबको हो। तो आइए हम सब चर्चा करते हैं मौर्य प्रशासन के बारे में। तो मौर्य प्रशासन या मौर्य शासन व्यवस्था, इसकी नींव मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली थी। मतलब मौर्य प्रशासन की स्थापना कि मौर्य साम्राज्य में मौर्य वंश के शासक किस प्रकार से शासन व्यवस्था को संचालित करेंगे, इसकी नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली थी। लेकिन इसमें उनकी सहायता उनके गुरु, उनके शिक्षक, उनके प्रधानमंत्री चाणक्य ने किया था। भारत में पहली बार राजनीतिक एकता मौर्य काल में ही देखने को मिलती है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य था जिसमें शासक संपूर्ण उत्तर भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने का काम किया था। मौर्य साम्राज्य से पहले किसी भी साम्राज्य ने संपूर्ण उत्तर भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने का काम नहीं किया था। इसका मतलब हुआ कि भारत में राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली। मौर्य साम्राज्य राजतंत्रीय शासन व्यवस्था में विश्वास करता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी तो शासन की सारी जिम्मेवारी राजा अपने ऊपर ही लेता था, बल्कि राजा अपने कार्यों में सहायता के लिए एक विशाल मंत्री परिषद का गठन किए थे। जैसे वर्तमान समय में भारत में शासन के प्रधान, शासन के संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति अपने कार्यों में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करते हैं। मंत्री परिषद के प्रधान या मंत्री परिषद के मुख्य प्रधानमंत्री होते हैं, या मंत्रियों की चूंकि हेड है तो उनको मुख्यमंत्री भी कहा जा सकता है। तो मौर्य काल में भी शासन के संवैधानिक कानूनी जो प्रधान थे वह राजा थे, लेकिन राजा अपने कार्यों में सहायता के लिए, जैसे राष्ट्रपति एक मंत्री परिषद गठन करते हैं, वैसे राजा भी अपने कार्यों में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करते थे। लेकिन एक बात, जैसे आज बड़े बड़े पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए, जैसे आईएएस, आईपीएस, ये जो पदाधिकारी हैं, ये छोटे चपरासी भी है, उसकी नियुक्ति के लिए उनकी शैक्षणिक, उनकी मानसिक जांच की जाती है। तो मौर्य काल में भी जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते थे, जैसे पुरोहित, अमात्य, ये जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते थे, उन बड़े पदाधिकारियों के नियुक्ति के पूर्व उनके बारे में जांच पड़ताल, उनके व्यक्तित्व का, उनके पर्सनालिटी का, उनके व्यवहार का जांच परखा जाता था। उस जांच परख को हम उपधा परीक्षण के नाम से जानते हैं। मतलब मौर्य काल में
बड़े बड़े पदाधिकारियों को उनके पद पर नियुक्ति के पूर्व उन्हें जांचा परखा जाता था। उस जांचने परखने की प्रक्रिया को हम उपदा परीक्षण कहते हैं। और एक सबसे बड़ी बात शायद आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो तो जान ले कि मौर्य काल में जो राजा थे, जो शासक थे, राजा के व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए राजा का जो व्यक्तिगत बॉडीगार्ड हुआ करता था वह महिला हुआ करती थी। मतलब राजा के व्यक्तिगत सुरक्षा सशस्त्र अंगरक्षिकाएं, मतलब राजा का अंगरक्षक महिला हुआ करती थी। मौर्य प्रशासन की हम बात करें तो शासन की सुविधा के दृष्टिकोण से मौर्य प्रशासन को 4 वर्गों में बांटा गया है। केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, नगर प्रशासन और ग्राम प्रशासन। शासन का सर्वे सर्वा राजा हुआ करते थे, लेकिन शासन में सुविधा हो, जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए शासन को 4 स्तरों पर बांट दिया गया था। पहला केंद्रीय प्रशासन, दूसरा प्रांतीय प्रशासन, तीसरा नगर प्रशासन, चौथा ग्राम प्रशासन। अब आते हैं केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार की बात करते हैं। जैसे भारत में केंद्रीय सरकार दिल्ली में है, उसके मुखिया माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। और राजा की बात कर दे तो महामहिम रामनाथ कोविंद। तो केंद्रीय प्रशासन के प्रधान राजा हुआ करते थे, लेकिन राजा के गतिविधियों पर, राजा के क्रियाकलापों पर अंकुश रखने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए एक संस्था थी। उस संस्था को मंत्री परिषद कहा जाता था। मतलब आपसे प्रश्न हो कि मौर्य काल में राजा पर अंकुश लगाने वाली संस्था कौन थी, तो राजा पर अंकुश लगाने वाली संस्था के नाम थी मंत्री परिषद। मौर्य काल में जो मंत्री परिषद हुआ करते थे, उस मंत्री परिषद में कम से कम 12 और अधिक से अधिक 20 मंत्री होते थे। मतलब मौर्य काल में केंद्रीय मंत्री परिषद में कम से कम 12 मंत्री होते थे और अधिक से अधिक 20 मंत्री होते थे। इन मंत्रियों को वार्षिक 12,000 पन वेतन मिलता था। मतलब एक मंत्री को एक साल में, मतलब 12 महीना में 12,000 पन वेतन मिलता था। मन में प्रश्न होगा कि पन क्या है, तो वर्तमान समय में मुद्रा को रुपया कहते हैं, वैसे ही मौर्य काल में मुद्रा को पन कहा जाता था। अब जो बड़े पदाधिकारी हुआ करते थे, जैसे आज मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री हैं। अगर भारत सरकार में देखें तो मंत्री परिषद एक है, मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री हैं। एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं, एक उप मंत्री होते हैं। तो ऐसे ही मौर्य काल में भी जो मंत्री परिषद होते थे, उसमें भी 3 स्तर के मंत्री हुआ करते थे। इसमें जो सबसे बड़े मंत्री पदाधिकारी होते थे, जो सबसे बड़े मंत्री होते थे, जो कैबिनेट रैंक के मंत्री होते थे, उन्हें तीर्थ कहा जाता था या अमात्य का तीर्थ कहा जाता। तीर्थ मतलब विभाग। मतलब मौर्य काल में प्रशासन को, केंद्रीय प्रशासन को तीर्थ में, विभाग में बांटा गया था। और अर्थशास्त्र जिसके लेखक चाणक्य है, और चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, अमात्य थे, गुरु थे, शिक्षक भी थे। तो अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ और 27 अध्यक्षों का वर्णन है। अर्थशास्त्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है, जिसमें 15 प्रकरण और 180 अधिकरण है और उसमें 6000 श्लोक है। तो 18 तीर्थ और 27 अध्यक्षों का वर्णन है। चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, एक बात और याद रखेंगे, चाणक्य ने जिस अर्थशास्त्र की रचना किया वह अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। आप उसको इकोनॉमिक्स नहीं समझेंगे। चाणक्य ने जिस अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किया वह राजनीति शास्त्र की पुस्तक है।
उसमें शासन व्यवस्था के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य के शपथांग सिद्धांत, मतलब राज्य के 7 अंग होते हैं और वही 7 अंग राजा को शासन कार्य में सहायता करते हैं, राज्य के शपथांग सिद्धांत का वर्णन किया है। राजनीति शास्त्र ऑनर्स के अगर आप छात्र होंगे तो 3rd पार्ट में इसके बारे में 7 अंग के बारे में विशेष चर्चा की जाती है। ये 7 अंग कौन कौन है जो शासन कार्य में राजा के सहयोगी के रूप में भूमिका निभाता है? तो अंग है राजा। 7 अंग में नंबर 1 में है राजा। राजा के बाद अमात्य, अमात्य का मतलब था प्रधानमंत्री, मंत्रियों का हेड। जनपद मतलब जिला। दुर्ग मतलब किला, क्योंकि सुरक्षित राज्य के लिए किला का मजबूत होना बेहद जरूरी है। कोष मतलब धन खजाना। दंड प्रशासनिक अधिकारी। सेना राज्य सीमा की सुरक्षा करने वाला अधिकारी। और मित्र मतलब राजा का सहयोगी। तीर्थ को मतलब जो विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे उनको 48,000 पन वार्षिक वेतन मिलता था। मतलब साधारण मंत्रियों को 12,000 पन मतलब 1,000 पन के महीना। लेकिन जो तीर्थ होते थे, जो अपने विभाग के अध्यक्ष होते थे, उन्हें 48,000 पन वार्षिक वेतन मिलता था, मतलब 4,000 पन मासिक वेतन मिलता था। प्रधानमंत्री को अमात्य कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख है, 18 बड़े बड़े पदाधिकारियों का उल्लेख है। उसमें कुछ का चर्चा है, जैसे समाहर्ता, यह राजस्व विभाग के प्रधान थे। संनिधाता, यह कोषाध्यक्ष थे। प्रतिष्ठा, यह फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश थे। प्रशस्ता, यह राजा के आदेश को लिपिबद्ध करते थे। प्रशस्ता राजा के आदेश को लिपिबद्ध मतलब लिखने का काम करते थे कि राजा ने आज मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया। आटविक, ये वन विभाग के मुखिया अध्यक्ष हुआ करते थे। अंतवेशिक, आंतरिक सुरक्षा की देखने वाला। दुर्गपाल, दुर्ग की रक्षा करने वाला। दंडपाल, सेना का प्रबंधन करने वाला, सेना का रखरखाव करने वाला। कर्मांतिक, उद्योग विभाग के या कल कारखाना के हेड। लक्षणाध्यक्ष, टकसाला के प्रधान। टकसाला किसे कहते हैं? तो जिस स्थान पर मुद्रा की सिक्का की ढलाई होती है, जिस स्थान पर सिक्का की ढलाई होती है उसे टकसाला कहते हैं। तो लक्षणाध्यक्ष मतलब टकसाला के अध्यक्ष थे ये। रूपदर्शक, मुद्रा का परीक्षण करने वाला, मतलब मुद्रा का आकार, डिजाइन, रंग, रूप कैसा है, अच्छा है या नहीं। तो रूपदर्शक जो थे वह मुद्रा का परीक्षण करते थे। एरिस्टोनोमोई, नगर का अधिकारी, याद रखेंगे। एरिस्टोनोमोई नगर के अधिकारी थे और एग्रोनोमोई सड़क निर्माण करने वाले अधिकारी थे। अधिकांश छात्र यहां पर आके फंस जाते हैं। ध्यान देने की बात है, एरिस्टोनोमोई और एग्रोनोमोई। तो एरिस्टोनोमोई नगर के पदाधिकारी थे और एग्रोनोमोई यह मार्ग मतलब सड़क निर्माण करने वाले अधिकारी थे। अब दूसरा आते हैं प्रांतीय शासन या प्रशासन। प्रांत जिसे राज्य भी कहते हैं, अंग्रेजी में स्टेट कहते हैं। तो मौर्य काल में शासन का जो दूसरा स्तर था वह प्रांतीय प्रशासन या प्रांतीय शासन था। मौर्य काल में प्रांत को चक्र कहा जाता था। मौर्य काल में प्रांत को चक्र कहा जाता था। अशोक के शासनकाल में, मौर्य वंश के तीसरे शासक या महानतम शासक अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी और प्रांत के जो अधिकारी होते थे उन्हें सूबेदार कहा जाता था। प्रांत को सूबा भी कहते हैं, तो सूबा के अधिकारी को सूबेदार कहा जाता था। और प्रांत के जो गवर्नर होते थे, प्रांत के जो सबसे बड़े पदाधिकारी होते थे, उसे कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। और याद कर लें कि आर्यपुत्र के पद पर या कुमार के पद पर राजा के निकटतम रिश्तेदार को ही नियुक्त किया जाता था। मौर्य काल में 5 प्रांत थे। उत्तरापथ, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा अवंती, इसकी राजधानी थी उज्जैन। तीसरा कलिंग, इसकी राजधानी थी तोसाली। चौथा प्राच्य, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। 5वां दक्षिणापथ,
इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। मतलब मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन, उसके बाद प्रांतीय शासन, उसके बाद नगर शासन, उसके बाद ग्राम शासन हुआ करता था। अब नगर की बात करें, शासन का जो तीसरा स्तर था उसे नगर शासन कहते हैं। नगर मतलब शहर, अंग्रेजी में टाउन कहते हैं, कई बार सिटी भी कहते हैं। याद रखेंगे टाउन और सिटी में अंतर क्या है। तो बड़े शहर को सिटी कहते हैं और छोटे शहर को टाउन कहते हैं। मतलब मौर्य काल में नगर का शासन कैसा था, नगर के शासन को कैसे चलाया जाता था। तो मौर्य काल में नगर के शासन की देखरेख करने वाली एक अलग इकाई थी। इसके बारे में चर्चा मेगास्थनीज करते हैं। केवल मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में ही लिखा गया है कि मौर्य काल में नगर के शासन, क्योंकि मौर्य काल में सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र था और मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में ही रहते थे। तो मौर्य काल में नगर के शासन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 30 सदस्यों की एक परिषद थी। नगर के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए 30 सदस्यों की एक परिषद हुआ करती थी। यह बात मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। और 30 सदस्यों वाली परिषद, मतलब 30 सदस्यों वाली परिषद 6 भागों में बटी थी और प्रत्येक में 5 सदस्य थे। कई आपके मन में प्रश्न होगा, वह 6 भाग कौन कौन था। तो एक का नाम था शिल्पकला समिति, दूसरा वैदेशिक समिति, तीसरा जनसंख्या समिति, चौथा वाणिज्य और व्यवसाय समिति, चौथा 5वां वस्तु निरीक्षण समिति, छठा कर समिति। टैक्स शिल्पकला मतलब जो वस्तु बनते हस्तकलाकारों के द्वारा बनाए गए वस्तु का निरीक्षण करने वाला। वैदेशिक जो विदेशी आते थे मौर्य काल में नगर में, उनकी रहने खाने पीने सुरक्षा की व्यवस्था करते थे। जनसंख्या मतलब इसका काम था जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी करना। वाणिज्य और व्यापार के विकास के लिए काम करते थे। वस्तु निरीक्षण, यह कारखाना में जाकर वस्तु को देखते थे कि वस्तु की गुणवत्ता अच्छी है या नहीं। और कर समिति, इसका काम था कर संग्रह करना, टैक्स वसूलना। उसके बाद आता है ग्राम प्रशासन। ग्राम प्रशासन का मतलब हो गया गांव का शासन। ग्राम प्रशासन का शाब्दिक अर्थ हुआ गांव का शासन। जैसे वर्तमान समय में गांव के शासन व्यवस्था के देख रेख की जिम्मेवारी मुखिया को है, उसी प्रकार मौर्य काल में भी गांव के शासन की देख रेख की जिम्मेवारी ग्रामीणी को होता था। ग्रामीणी को ग्रामिक भी कहा जाता है। वर्तमान समय में मुखिया के कार्यों में सहायता के लिए एक पंचायत सेवक है, एक पंचायत सेवक या पंचायत सचिव। वैसे ही मौर्य काल में भी गांव के प्रधान ग्रामीणी होते थे और गांव के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उसको भोजक। वर्तमान समय के ग्राम सेवक को मौर्य काल में भोजक कहा जाता था। तो ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। अब सेना की बात करते हैं। सेना की बात करते हैं या सैन्य व्यवस्था की बात करते हैं तो मौर्य काल में सेना के 6 विभाग थे। मौर्य काल में राजा के पास विशाल सेना थी। जैसे पिछले क्लास में हमने कहा कि जस्टिन ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सेना में 6,60,000 सैनिक थे। जस्टिन लिखते हैं और उन्होंने अपने 6,60,000 सैनिकों के साथ संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला। जस्टिन महोदय का कहना है। तो मौर्य काल में जो सेना व्यवस्था थी, सेना के 6 विभाग थे। क्या नाम था? पैदल सेना, हस्ती सेना, अश्व सेना, नौसेना, सैन्य यातायात विभाग। पैदल सेना मतलब पैदल चलने वाला, हस्ती सेना मतलब हाथी पर चढ़ कर चलने वाला, अश्व सेना घोड़ा पर चढ़ के चलने वाला, रथ सेना मतलब रथ पर चढ़ के रहने वाला, नौसेना मतलब जल के माध्यम से चलने युद्ध करने वाला, और सैन्य यातायात विभाग मतलब सेना के लिए और घोड़ा के लिए खाना पानी और रहने की व्यवस्था करने वाला। मौर्य काल में न्यायालय भी थे, कोर्ट। तो मौर्य काल में जो न्यायालय थे, न्यायालय 2 प्रकार के थे। आज भी न्यायालय वास्तव में 2 ही प्रकार के, जिसे हम लोग दीवानी और फौजदारी न्यायालय कहते हैं।
मन में होगा कि दीवानी और फौजदारी न्यायालय, सुने होता क्या है। तो दीवानी न्यायालय उस न्यायालय को कहते हैं जिसमें रुपए पैसे के लेन देन, जमीन जायदाद, विवाह तलाक जैसे मुकदमे की सुनवाई होती है। मन में जमीन जायदाद, रुपए पैसे के लेन देन वाला मुकदमा की सुनवाई जिस न्यायालय में होती है उस न्यायालय को दीवानी न्यायालय वर्तमान में कहते हैं। और मौर्य काल में दीवानी न्यायालय को धर्मस्थल कहा जाता था। धर्मस्थल न्यायालय यह दीवानी न्यायालय था। यहां पर जमीन जायदाद के मुकदमे, रुपए पैसे के लेन देन के मुकदमे को सुना जाता था। दूसरा था कंटक शोधन, वर्तमान समय के फौजदारी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय में क्या होता है, तो जहां पर मारपीट, खून खराबा, हत्या, बलात्कार जैसी घटना के मुकदमे की सुनवाई होती है उसे वर्तमान समय में फौजदारी न्यायालय कहते हैं। और मौर्य काल में कंटक शोधन ऐसा न्यायालय था जहां पर मारपीट, हत्या, बलात्कार, खून खराबा जैसी घटनाओं के मुकदमा को सुनवाई की जाती थी। तो न्यायालय दो प्रकार के थे, एक का नाम था धर्मस्थल, दूसरा का नाम था कंटक शोधन। और प्रशासन में अंत में आते हैं गुप्तचर, मतलब गुप्त सूचना इकट्ठा करके, संग्रह करके राजा तक पहुंचाने वाला जो पदाधिकारी होता था, जो व्यक्ति होता था, उसे गुप्तचर कहा जाता था। जैसे वर्तमान की बात करें तो भारत में अभी गुप्तचर के कई अंग हैं। जैसे सबसे बड़ा उसका नाम है RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। उसके बाद CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो। वैसे ही मौर्य काल में भी गुप्तचर थे। यह गुप्तचर जनता की गतिविधियों पर और प्रशासनिक पदाधिकारियों की गतिविधियों पर भी नियंत्रण रखती थी और हर खबर की सूचना राजा को देती थी। तो मौर्य काल में गुप्तचर दो प्रकार के थे। गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गुप्तचर को मौर्य काल में गूढ़ पुरुष। और गुप्तचर दो प्रकार के थे, एक का नाम था संस्था, दूसरे का नाम था संचार। संस्था किसे कहते हैं, तो संस्था मौर्य काल में एक गुप्तचर था जो एक ही जगह पर रहकर जनता के गतिविधियों की निगरानी करता था। जैसे इसका हम उदाहरण, तुलना वर्तमान समय में CCTV कैमरा से कर सकते हैं। कुछ एक जगह ठोक दो और उसके रेडियस में, उसके पकड़ में जहां तक का भूमि आता है वहां तक की एक्टिविटी को देख लेता है। तो एक ही जगह रहकर जनता के गतिविधियों पर निगरानी करने वाली जो संस्था थी, जो गुप्तचर विभाग थी, उसको संस्था कहा जाता था। और संचार यहां वहां घूम घूम करके, छद्म भेष, साधु का भेष, कभी भिखारी का भेष, तो अलग अलग वेशभूषा धारण करके यहां वहां घूमकर जनता के गतिविधियों पर निगरानी करने वाली जो विभाग गुप्तचर था उसे संचारण कहा जाता था। इस तरह ये हो गया मौर्य प्रशासन। मौर्य काल में प्रांत को मंडल में, मंडल को आहार में, आहार का मतलब जिला याद रखेंगे, मौर्य काल में जिला को आहार कहा जाता था। तो आज के क्लास में इतना ही। बाकी ये जो लिखा होता है परेशानी होती है तो इसके लिए आप हमारे फेसबुक पर जाकर के हमारे टेलीग्राम के चैनल को लाइक करें। निश्चित तौर पे वहाँ ये सारी बातें लिखा हुआ मिल जाएगा। धन्यवाद।